हेलो गाइस, हम लोग शुरू किए थे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस चैप्टर को पैथोलॉजी का, जिसमें मैंने पहले वाले लेक्चर में हेमोस्टैटिस, वाटर बैलेंस और नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वगैरह के बारे में बता चुकी हूँ। नॉर्मल वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और कैसे फ्लूइड का एक्सचेंज होता है मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, प्रॉपर डायग्राम के साथ। तो अब हम लोग, ये नॉर्मल था, ठीक है, नॉर्मल फ्लूइड एक्सचेंज कैसे होता है, ठीक है। अब अगर वाटर इम्बैलेंस कर रहा है, फिर फ्लूइड इम्बैलेंस कर रहा है, तो क्या क्या चीज़ें होंगी। डिस्टर्बेंस अगर होती है फ्लूइड बैलेंस से, पहले वाले लेक्चर में हम लोग नॉर्मल जो कंडीशन रहती है वो कैसे होता है, कैसे फ्लूइड का एक्सचेंज होता है सेल से टिश्यू में, सॉरी सेल से ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल से सेल में, तो वो सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अगर डिस्टर्बेंस होती है फ्लूइड्स में तो क्या क्या चीज़ें होंगी, और उसके बाद हम लोग एक और लेक्चर करेंगे जिसमें इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस में अगर डिस्टर्बेंस होगी तो क्या होंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे फ्लूइड बैलेंस में अगर डिस्टर्बेंस होगी तो क्या क्या होंगे। तो एडेमा होगा, हाइड्रेशन होगा और ओवर हाइड्रेशन होगा, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा फ्लूइड हमारे बॉडी में तो एडिमा, स्वेलिंग वगैरह हो जाएगी। अगर फ्लूइड की कमी हो रही है हमारे बॉडी में तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ओवर हाइड्रेशन की, अगर हम फ्लूइड इंटेक ज़्यादा ले रहे हैं तो ओवर हाइड्रेशन हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है अगर फ्लूइड बैलेंस डिस्टर्ब होती है तो, ठीक है। तो फर्स्ट है एडिमा। एडिमा क्या होती है? एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन ए इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर बहुत ज़्यादा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं एडिमा। एडिमा दो तरह की हो सकती है, लोकलाइज्ड भी हो सकती है और जनरलाइज्ड भी हो सकती है। लोकलाइज्ड का मतलब हो गया कि एक लिमिटेड ऑर्गन में ही हो सकता है कि लोअर लिम्स में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा हो सकता है कि हमारे पेरिटोनियम एरिया में जो हो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो सकता है कि प्लूरल इफ्यूजन हो रहा हो, लंग्स का जो प्लूरल कैविटी है वहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा हो, मतलब एक पार्टिकुलर ऑर्गन में जब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा हो तो उसे हम लोग बोलेंगे लोकलाइज्ड, ए लोकल एरिया में, ठीक है। जनरलाइज्ड हो गया कि एक जनरल, एक होल बॉडी में एक्यूमुलेशन हो रहा है फ्लूइड का। तो ये कब होता है? जब रीनल फेल, जब किडनी हमारी फेल कर जाती है तो ये किडनी फेल करने पे ये होता है कि हमारे पूरे बॉडी में, इवन हमारे पेरिटोनियम एरिया में, लिम्स में, हर जगह स्वेलिंग होती है, ठीक है। अगर कार्डियक फेलुअर भी होती है तो भी हमारे होल बॉडी में एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। लोकलाइज्ड एडिमा का एक एग्जाम्पल है जैसे कि पीटिंग एडिमा। पीटिंग एडिमा अक्सर ये कहाँ होता है? लोअर लिम्स में होते हैं हमारे, ठीक है, हमारे लोअर लिम्स में होते हैं पीटिंग एडिमा। पेशेंट विथ कार्डियक फेलुअर, अगर पेशेंट को कार्डियक फेलुअर हो रहा है या फिर स्कैरल एडिमा, अगर कार्डियक फेलुअर हो रहा है बॉडी में, ठीक है, कार्डियक फेलुअर हो रहा है तो हमारे बॉडी में पिटिंग एडिमा होती है जो कि लोअर लिम्स में होती है। तो ये स्पेसिफाई है कि कहाँ हो रही है? हमारे लोअर लिम्स में हो रही है। ठीक उसी तरह सैक्रल एडिमा होती है जब कोई पेशेंट बहुत दिनों तक बेड पे पड़ा हुआ रहता है, तो जो हमारा बैकबोन है उसका जो सैक्रम एरिया है, सैक्रम रिब्स है, सॉरी सैक्रम बैकबोन में है, तो वहाँ पे क्या होगा? सैक्रल एडिमा होगा बैकबोन साइड में, ठीक है, वर्टिब्रल में। तो उसे हम लोग बोलते हैं सैक्रल एडिमा, क्योंकि वो भी एक स्पेसिफाई रीजन है, एक स्पेसिफिक जगह पे हो रहा है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है एनस्करा और ड्रॉपसी, ठीक है, ये पूरे होल बॉडी में होती है। इफ्यूजन क्या होता है? इफ्यूजन एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन ए बॉडी कैविटी। इफ्यूजन होते हैं कि अगर बॉडी कैविटी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं इफ्यूजन, ठीक है। इफ्यूजन जैसे प्लूरल इफ्यूजन हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। प्लूरल इफ्यूजन में क्या होता था कि हमारे लंग्स में जो प्लूरल कैविटी थी वहाँ पे ये जो हमारा लंग्स था, मान लेते हैं कि सपोज लंग्स है तो इसके चारों तरफ एक प्लूरल लेयर था, तो वो प्लूरल लेयर के बीच में अगर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो प्लूरल इफ्यूजन बोलते थे हम लोग, ठीक है। हाइड्रोथोरिक्स इसका ओरिजिन के नाम से नेम है, ठीक है। अगर हमारे थॉरिक्स वाले रीजन में हो रहा है, वहाँ पे अगर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो हम लोग इसे बोलते हैं हाइड्रोथोरिक्स। हाइड्रोपेरिटोनियम बोलते हैं जब हमारे पेरिटोनियम कैविटी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है। पेरिटोनियम कैविटी हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी है वहाँ पे अगर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोपेरिटोनियम, ठीक है। जहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे ये चीज़ हो रहा है उस लोकेशन के हिसाब से इसका नेम दिया गया, ठीक है। बेस्ड ऑन द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एक्यूमुलेटेड फ्लूइड्स एडिमा, अगर कहाँ पे किस टाइप का फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है उसके हिसाब से एडिमा को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, ठीक है, एक्सुडेट और ट्रांसुडेट, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो इसे हम लोग बोलते हैं इन्फ्लामेटरी एडिमा, ठीक। इन्फ्लामेटरी एडिमा मैंने इन्फ्लामेशन में बता चुकी कि ये कैसे होता है,
ठीक है। तो अगर आप लोग को जानना होगा इन्फ्लामेटरी एडिमा तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बताया है, तो ब्रीफ बताऊंगी मैं। इन्फ्लामेटरी एडिमा होता है कि जब इसकी वैस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। मान लेते हैं कि ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। ब्लड वेसल्स का ये जो एंडोथेलियम सेल है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, इसकी साइज थोड़ी छोटी हो जाए तो क्या होगा, ये गैप इंक्रीज कर जाएगा। ये जो दो सेल्स के बीच में जो स्पेस है वो इंक्रीज कर जाएगा, तो वहाँ से आसानी से फ्लूइड जो होगा बाहर की तरफ निकल जाएगा, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं वैस्कुलर परमिएबिलिटी जब इंक्रीज कर जाती है तो उस टाइम क्या होता है, एडिमा होता है, ठीक है। उस टाइम क्या इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इंटरस्टिशियल स्पेस में ये सारे फ्लूइड चले जाते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होती है, ठीक है। अब ये है ट्रांसलेट, तो इसे एडिमा ड्यू टू ये रीनल और कार्डिक, यानी कि ये पैथोलॉजी पे डिपेंड करता है हमारी, ठीक है, हमारे वाइटल्स ऑर्गन के फंक्शन पे। अगर रीनल और कार्डियक फेलुअर हो रहा है तब जाके ये वाला एडिमा होगा, ट्रांसजेट एनिमा। लेकिन एक्सोजेट जो होगा वो इन्फ्लामेशन के वक्त होगा, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स दे रहा है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन हमारा होता है उसमें अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है तब जाके ये एडिमा होती है, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस ऑफ एडिमा। अब एडिमा होती कैसे है, इसका पैथोजेनेसिस क्या है हमारी बॉडी में। तो सबसे फर्स्ट है कि डिक्रीज प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर, ठीक है। ये कैपिलरी है, ठीक है। कैपिलरी में अगर क्या होगा कि हम लोग क्या देख रहे थे, अगर ऑन्कोटिक प्रेशर अगर ज़्यादा रहे तो वहाँ पहले वाले लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ, बहुत अच्छे से मैं बताई हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कम था, देखिए यहाँ पे ऑन्कोटिक प्रेशर अगर ज़्यादा है, ये वेन वाली पार्ट है, ये क्या है, ये वेन है, ठीक है। अगर वेन में ऑन्कोटिक प्रेशर ज़्यादा है इसका मतलब कि सॉल्यूट ज़्यादा है, और हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम है इसका मतलब फ्लूइड कम है। तो यहाँ पे अगर सॉल्यूट ज़्यादा होता है तो फ्लूइड का अंदर जाता है, फ्लूइड क्या होता है, अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिक्रीज कर जा रहा है। यहाँ पे जो ऑन्कोटिक प्रेशर ज़्यादा था तो फ्लूइड अंदर की तरफ जा रहा था, लेकिन वहीं ऑन्कोटिक प्रेशर अगर डिक्रीज कर जाए, अगर ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज कर जाए तो ये फ्लूइड अंदर नहीं जाएगा, फ्लूइड क्या होगा, अंदर नहीं जाएगा, और फ्लूइड यहीं पे एक्युमुलेटेड रहेगा। जो आर्टरी से फ्लूइड आया है वो फ्लूइड यहीं पे एक्युमुलेटेड रहेगा, यहीं पे फ्लूइड एक्युमुलेटेड रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। अंदर की तरफ ये फ्लूइड नहीं जाएगा अगर ऑन्कोटिक प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज कर जाए, ठीक है। यही कंडीशन है इसमें कि अगर ऑन्कोटिक प्रेशर जो होगा डिक्रीज कर जाएगा तो फ्लूइड जो होगा वो जो बाहर जाता था, फ्लूइड जो अंदर जाता था, अगर ऑन्कोटिक प्रेशर इंक्रीज रहता था तो अब वो फ्लूइड अंदर की तरफ जाएगा ही नहीं, वो बाहर की तरफ फ्लूइड आएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे एडिमा हो जाएगा। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर में जाना होगा, तो वहाँ पे आप समझ सकते हो अच्छे से। यहाँ पे क्या होता है कि नंबर ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स प्लाज्मा प्रोटीन डिक्रीज कर जा रहा है। क्या हो रहा था कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स और जो भी है प्लाज्मा प्रोटीन है उसका नंबर डिक्रीज कर जाएगा। तो उसका अगर नंबर डिक्रीज कर जाएगा तो ऑन्कोटिक प्रेशर क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा, यानी नंबर ऑफ सॉल्वेंट और फ्लूइड्स और सॉल्वेंट कंसनट्रेशन, यानी उसमें फ्लूइड का कंसनट्रेशन जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, और सॉल्यूट का जो कंसनट्रेशन रहेगा, सॉल्यूट का वो कंसनट्रेशन जो रहेगा वो डिक्रीज कर जाएगा। यानी ऑन्कोटिक प्रेशर जो होगा, ऑन्कोटिक प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। तो जब उसमें सॉल्यूट कम हो जाएगा और फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा, तो फ्लूइड को वो बाहर निकालेगा। तो फ्लूइड जब बाहर निकालेगा तो हो जाएगा कहाँ, इंटरस्टिशियल स्पेस में जाएगा, और इंटरस्टिशियल स्पेस में जाएगा तो एडिमा होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लूइड जा रहा है। तो ये पहला कंडीशन हो गया, ठीक। दूसरा कंडीशन होता है कि इंक्रीज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। हम लोग इसमें देखिए, जब अगर हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब इंक्रीज कर जाता है तो क्या होता है कि उसमें फ्लूइड का अमाउंट जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो जब अमाउंट ऑफ फ्लूइड ज़्यादा हो जाएगा तो फ्लूइड बाहर निकलेगा, फ्लूइड क्या होगा, बाहर निकलेगा। जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज करता है, ऑन्कोटिक प्रेशर अगर वहाँ पे डिक्रीज कर रहा है तो फ्लूइड वहाँ से बाहर की तरफ निकलेगा। जब फ्लूइड वहाँ से बाहर की तरफ निकलेगा तो वहाँ पे फ्लूइड का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, और क्या होगा, वहाँ पे एडिमा होगी, ठीक। उसी तरह यहाँ देखिए, अगर यहाँ वेन है, सपोज ये मैंने आर्टरी का एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे मैंने आर्टरी का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे वेन है, ठीक है, वेन है,
और यहाँ पे बहुत सारा सेल्स है, ठीक है, यहाँ पे और इसका ये इंटरस्टिशियल स्पेस हो गया, ठीक है। तो हम जानते हैं कि वेन में क्या होना चाहिए, अगर नॉर्मल कंडीशन है तो वेन में फ्लूइड अंदर सेल से जाना चाहिए अंदर की तरफ वेन में, ठीक है, अगर वेन रहे तो। और वेन रहता है तो वेन के जगह पे क्या होता है, यहाँ पे फ्लूइड होती है और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, सॉल्यूट पार्ट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ऑन्कोटिक नॉर्मल कंडीशन में बता रही हूँ, ये नॉर्मल है, नॉर्मल हमारा जो बॉडी में चलते रहता है वो। तो यहाँ पे ऑन्कोटिक प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा रहेगा और हाइड्रोस्टैटिक कम होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लूइड जो है वो अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन। लेकिन अगर वही वेन में, अब हम एबनॉर्मल कंडीशन इसका बता रहे हैं, ये हमारा ये वेन हो गया। अगर वेन में क्या हो जाए कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यहाँ पे जो सेल है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज कर जाए, ठीक है, इंक्रीज कर जाए और ऑन्कोटिक प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज कर जाए, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब हो गया कि उसमें फ्लूइड का अमाउंट जो है, उसमें जो फ्लूइड है, वाटर का अमाउंट है वो ज़्यादा हो गया। तो जब वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो गया तो भाई और तो नहीं ना लेगा। अगर हमारे वेसल्स में, वेन में अगर ऑलरेडी वाटर का अमाउंट ज़्यादा है तो वो और क्यों लेगा वाटर, और क्यों लेगा फ्लूइड्स को, नहीं लेगा। तो जो फ्लूइड का इनटेक है वो नहीं होगी तो फ्लूइड यहीं पे रह जाएगा, तो फ्लूइड यहीं पे एक्युमुलेट रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगी। यही कंडीशन होती है जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वेन में इंक्रीज कर जाए, ठीक है। तो दूसरा मैंने बता दिया, इंक्रीज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर इंक्रीज कर जाए तो फ्लूइड जो हमारा जो था वो अंदर की तरफ जा रहा था वो नहीं जाएगा और वहीं पे फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाएगा। फ्लूइड वॉल्यूम एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीजेज इन वैल्यू वेन्स एंड, वेन के एंड पे एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड, वहाँ पे फ्लूइड का एक्युमुलेशन होगा और वहीं पे एडिमा हो जाएगी, ठीक है। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, अगर लिम्फ में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो वो क्या करेगा कि हमारे लिम्फ वेसल्स में क्या होती है कि हमेशा लिम्फ बनते रहता है उसमें, ठीक है, सर्कुलेट होते रहता है। अगर कहीं पे वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, मान लेते हैं कि ये लिम्फ है और यहाँ पर एक्युमुलेशन हो गया और यहाँ पे लिम्फ पूरा बन रहा है, बहुत ज़्यादा लिम्फ का मतलब फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे लिम्फ क्या होगा, एक्युमुलेट होने लगा, धीरे धीरे वहाँ स्वेलिंग होने लगेगी। तो ये चीज़ होती है जब फैलेरिया होता है। तो फैलेरिया केस में हम लोगों ने देखा होगा कि उसमें पैर काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो ब्रोंकोफ्टाई होते हैं फैलेरियल, वो ऑब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो लिम्फ वेसल्स रहती है उसको ऑब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी उसको रोक देते हैं, उसके पाथवे को रोक देते हैं, जिसकी वजह से लिम्फ वहाँ पे एक्युमुलेट होने लगता है और पैर जो होता है पूरा फूल जाता है, ठीक है। थर्ड है इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, जो कि मैं इस इन्फ्लामेशन वाले चैप्टर में बता चुकी हूँ। ये इन्फ्लामेशन की वजह से होती है। अगर इन्फ्लामेशन होता है तो यहाँ पे जो इंडोथेलियम सेल्स रहते हैं, ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल का जो इंडोथेलियम सेल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनकी साइज़ थोड़ी छोटी हो जाती है। जब उनकी साइज़ थोड़ी छोटी होगी तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस होगा, दो सेल्स के बीच का स्पेस, वो इंक्रीज कर जाएगा। जब इंक्रीज कर जाएगा तो वहाँ से जितना भी फ्लूइड्स वगैरह हैं, पार्टिकल्स वगैरह, वो सारे इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएंगे, ठीक है। इंक्रीज गैप बिटवीन कैपिलरी इंडोथेलियम सेल्स, जो इंडोथेलियम सेल्स हैं इनके बीच में गैप अगर बढ़ जाता है तो फ्लूइड, प्लाज्मा, प्रोटीन, ल्यूकोसाइट्स का लीकेज होने लगता है इंटरस्टिशियल स्पेस में, जिसकी वजह से वहाँ पे एडिमा हो जाता है। अब क्या होगा कि यहाँ से फ्लूइड लीक करके यहाँ पे एक्युमुलेट होने लगेगा, तो एक्युमुलेट होने लगेगा तो वहाँ एडिमा हो जाएगा। ये कब होती है, इन्फ्लामेटरी एडिमा के टाइम, इन्फ्लामेशन जब होती है, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट है इसका, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, ठीक है। सोडियम और वाटर रिटेंशन क्या है, हम जानते हैं कि जब हमारी बॉडी में हम बहुत ज़्यादा सोडियम लेते हैं तो हमारे बॉडी में वाटर भी एक्युमुलेट होता है। ये दोनों साथ साथ चलता है। अगर हमारी बॉडी में सोडियम का अमाउंट ज़्यादा है तो वाटर भी ज़्यादा होगा, वाटर ज़्यादा है तो सोडियम, मतलब दोनों का एक्सचेंज जो रहता है वो एक साथ होते रहता है। तो इफ़ इंटेक ऑफ सोडियम, अगर हम सोडियम का इंटेक, मतलब हम नमक ज़्यादा लेते हैं, सॉल्ट ज़्यादा लेते हैं, या फिर IV फ्लूइड से हमारे बॉडी में सलाइन डाली जाती है, तो अगर हमारे बॉडी में सोडियम का अमाउंट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, या फिर रीनल डिसफंक्शन हो गया, यानी हमारा किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो प्रॉपर हमारा जब किडनी फंक्शन नहीं करेगा तो हमारा सोडियम जो होगा, जो फ्लश आउट होता था, बाहर निकलता था, वो बाहर नहीं निकलेगा सोडियम, तो हमारे बॉडी में सोडियम का अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज करते जाएगा।
तो सोडियम आयन जब इंक्रीज कर जाता है देन ऑल्सो ऑकर वाटर रिटेंशन, तो जिसकी वजह से हमारे बॉडी में वाटर भी इंक्रीज करने लगता है। ये दोनों साथ साथ चलता है, आपको याद रखना होगा। अगर हमारे बॉडी में सोडियम का अमाउंट इंक्रीज कर रहा है तो वाटर का भी अमाउंट इंक्रीज करता है, ठीक है। तो वहाँ पे वाटर का भी अमाउंट इंक्रीज करने लगेगा। तो इंक्रीजेज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो अगर वहाँ पे इंक्रीज कर रहा है वाटर तो वहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो हम जानते हैं कि अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर वेसल्स में इंक्रीज कर रहा है तो पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा, यानी वो इंटरस्टिशियल स्पेस जो होगा वहाँ पे जाके निकलेगा। तो वहाँ पे पानी का एक्युमुलेशन होने लगेगा, फ्लूइड का एक्युमुलेशन होने लगेगा, जिसकी वजह से एडिमा होगी, ठीक है। फ्लूइड गोज इनटू इंटरस्टिशियल स्पेस एंड कॉज एडिमा, ठीक है। अब इसकी हम मार्फोलॉजी थोड़ा समझते हैं एडिमा की। तो पल्मोनरी एडिमा होता है, सेरेब्रल एडिमा होता है, साइटोटॉक्सिक एडिमा होता है, ठीक है। और पेरिफेरल भी एडिमा होता है। पेरिफेरल एडिमा एक मैंने छूट गया, सॉरी, एक और इसमें होता है पेरिफेरल एडिमा। पेरिफेरल एडिमा का मतलब समझ ही रहे हो कि हमारे लिम्स वगैरह में जो एडिमा होती है, ये लिम्स में स्वेलिंग जब होती है पैर और हाथ में, तो हम लोग इसे बोलते हैं पेरिफेरल एडिमा। पल्मोनरी एडिमा हो गया जब हमारे लंग्स वगैरह में एडिमा हो, वहाँ पे अगर कोई फ्लूइड, एयर, ब्लड्स वगैरह का एक्युमुलेशन हो रहा हो तो उसे हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा ड्यू टू द लेफ्ट हार्ट फेल होने से भी होती है। अब यहाँ पे देखिए, आपको मैं बताती हूँ लेफ्ट हार्ट फेल होने से कैसे होती है। ये हमारा हो गया, सपोज आप समझ लीजिए, मुझे अच्छे से ड्रॉ नहीं करने आ रहा है, ठीक है। सपोज ये मान लीजिए कि राइट हार्ट है, ठीक है, ये लेफ्ट हार्ट है, तो हमारे यहाँ पे ये लंग्स है, ठीक है। तो यहाँ से पूरे बॉडी से यहाँ पे ब्लड आती है, ठीक है, यहाँ पे पूरे बॉडी से ब्लड आती है। फिर ये ब्लड जो है यहाँ से वेंट्रिकल से होते हुए लंग्स में जाती है, लंग्स में चली गई। लेकिन अगर हमारा लेफ्ट साइड वाला फंक्शन अच्छे से नहीं कर रहा है, लेफ्ट हार्ट हमारा हार्ट जो है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो वहाँ यहाँ से जो ब्लड आती थी उसको रिसीव नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसको प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाएगा। ब्लड जो लंग्स से ब्लड आती है लेफ्ट हार्ट में, तो वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि हमारा लेफ्ट हार्ट जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा है। जब अच्छे से ये काम नहीं कर रहा है तो यहाँ से जो ब्लड आती थी वो नहीं, मतलब रिसीव नहीं कर पाएगा, ये लेफ्ट हार्ट रिसीव नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से फ्लूइड का एक्युमुलेशन कहाँ होने लगेगा, लंग्स में। ये जो हमारा लंग्स है, लंग्स में फ्लूइड का एक्युमुलेशन होने लगेगा। तो अगर लेफ्ट हार्ट फेलियर करता है तो पल्मोनरी एडिमा होता है, क्योंकि वो लेफ्ट लंग्स जो रहता है, सॉरी, लेफ्ट हार्ट जो रहता है वो ब्लड को रिसीव नहीं करता है, और जिसकी वजह से ब्लड जो रहता है राइट हार्ट से जो ब्लड आता है वो एक्युमुलेट करने लगता है लंग्स में, जिसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा होती है, ठीक है। सेरिब्रल एडिमा कि ब्रेन में जो हमारा एडिमा हो जाती है, ठीक है। तो जब हम ब्रेन का कट सेक्शन देखेंगे तो उसमें अगर एडिमा हुई है तो सॉफ्ट और जेलेटिनियस फ्लूइड्स वगैरह निकलते हैं। साइटोटॉक्सिक एडिमा होती है कि सेल्स में स्वेलन हो जाए और वैक्यूलेशन, वहाँ पे वैक्यूल्स ज़्यादा बनने लगे, तो वहाँ उसे हम लोग बोलते हैं साइटोटॉक्सिक एडिमा, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग एडिमा के बारे में पढ़े, ठीक है। ठीक उसी तरह नेक्स्ट लेक्चर में अभी 2 पार्ट और बची हुई इसकी, ओवर हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन, जो कि फ्लूइड इम्बैलेंस का है। 3 चीज़ें थी ना फ्लूइड इम्बैलेंस में, एडिमा था, ओवर हाइड्रेशन था और डिहाइड्रेशन था। तो मैंने एडिमा के बारे में इस लेक्चर में पढ़ा दिया, और नेक्स्ट लेक्चर में ओवर हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।